Welcome to another video tutorial from Shivaji Group of Institution. Myself SK Pal. Today I am going to explain one chapter of biology from class 12 and the chapter is Principle of Heredity. इस चैप्टर में आज हम बात करेंगे मेंडेलियन वंशागतिकी अर्थात मेंडेलियन इनहेरिटेंस की। मैंने पिछले लेक्चर में आपको मेंडेलियन हिस्ट्री बताई थी, जिसमें मैंने बताया था कि मेंडल के वर्क को किस तरीके से नज़रअंदाज किया गया। 1900 में 1900 में तीन साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डिवरीज, टेस्चरमार्क एंड कॉल कॉरेंस। इन तीन साइंटिस्टों ने 1900 में मेंडल की रीडिस्कवरी की। ये अपने प्रयोग कर रहे थे और इन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर मेंडल के नियमों की पुष्टि की थी। और इनको उस समय मेंडल का वो पेपर जिसमें उनके लेख छपे थे वो मिल गया था। उसको पढ़ करके इन्होंने देखा कि जो प्रयोग हम अभी कर रहे हैं इसको पहले ही मेंडल कर चुके थे। तो कॉल कॉरेंस, टेस्चरमार्क और ह्यूगो डिवरीज, ये तीन साइंटिस्ट थे, नाम याद रखिएगा। कॉल कॉरेंस, शेरमार्क एंड ह्यूगो डिवरीज, इन तीनों ने 1900 में मेंडल के नियम की रीडिस्कवरी की, मेंडल की रीडिस्कवरी की और उन्होंने बताया किस तरीके से मेंडल ने अपने आप को एक्सप्लेन किया था। मेंडल के द्वारा दिए गए प्रयोग बहुत ज़्यादा स्पष्ट हुआ करते थे एज कम्पेयर टू द कॉल कॉरेंस, टेस्चरमार्क एंड ह्यूगो डिवरीज। तो उनके मेंडल के प्रयोग इतने ज़्यादा सफल क्यों हुए उसका भी एक रीज़न था, मैं आगे चल के बताऊँगा। मेंडल का जो है सफलता का सबसे बड़ा राज था कि उन्होंने एक बार में केवल एक ही लक्षण पर ध्यान दिया था। इसके पहले मेंडल के पहले भी जेनेटिक्स पर लोगों ने रिसर्च की थी, एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन मेंडल अपने काम में सफल हो गए थे क्योंकि उन्होंने एक बार में केवल एक ही लक्षण को ध्यान में रखा और अपने रिजल्ट्स निकाले। तो आज बात करेंगे मेंडेलियन वंशागतिकी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मेंडल जिस चर्च में पादरी के रूप में काम करते थे उस चर्च के चारों ओर काफ़ी जगह पड़ी हुई थी और बगीचा था, उसी बगीचों में इन्होंने अपने प्रयोग किए थे। सबसे पहले बात करते हैं, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर का ही चयन किया था। तो क्यों उन्होंने उद्यान मटर का ही चयन किया? इसको इंग्लिश में बोलते हैं गार्डन पी, सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी। ध्यान रखिएगा, एक मटर और होती है जिसे मीठी मटर बोलते हैं, स्वीट पी, वो आंसर में नहीं आएगी। कौन सी पी इन्होंने चूज़ की थी? गार्डन पी चूज़ किया था, जिसका बोटनिकल नेम जो होता है वो पाइसम सेटाइवम होता है। ये भी पूछा जाता है मटर का, यानी कि गार्डन पी का जो बोटनिकल नेम है क्या है? पाइसम सेटाइवम होता है। तो उन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, इसके लिए बहुत ज़्यादा कारण थे, वो मैं एक एक करके, और ये कारण आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से एक एक कारण को ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो मटर का पौधा होता है यानी कि जो गार्डन पी होती है, ये एक फसली वनस्पति होती है। फसली वनस्पति को इंग्लिश में हम एनुअल प्लांट कहते हैं। एनुअल प्लांट क्या होते हैं ये भी मैं बताता हूँ आपको। फसली वनस्पति अर्थात एनुअल प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो एक साल में अपने जीवन चक्र को कंप्लीट कर लेते हैं, अर्थात इसमें बीज बोने की क्रिया और दोबारा बीज उत्पन्न होने की जो क्रिया होती है उसमें कुल 1 वर्ष का समय लगता है। इसलिए ऐसे प्लांट को हम एनुअल प्लांट अर्थात फसली वनस्पति कहते हैं। मटर का ये पौधा, इसकी लाइफ साइकिल 1 ईयर की होती है और 2 से 3 मंथ में ये अपने फ्लावर्स दे देता है। 2 से 3 मंथ में ये कंप्लीट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। और दूसरी बात, मटर का पौधा छोटा होता है, स्मॉल होता है। छोटे होने के कारण इसमें एक्सपेरिमेंट आसानी से हम कर सकते हैं। तो पहला तो कारण ये था, इसकी वजह से मेंडल ने मटर का पौधा चूज़ किया था। अब बात करते हैं कारण नंबर 2 की। मटर का ये जो पौधा होता है इसमें जो पुष्प होता है अर्थात उसका जो फूल होता है वो द्विलिंगी होता है।
द्विलिंगी को इंग्लिश में हम बाइसेक्सुअल कहते हैं या मोनोइसियस कहते हैं या हम इसको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। ये तीनों टर्म बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये काफ़ी जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इस टर्म को ध्यान रखिएगा, बाइसेक्सुअल, मोनोइसियस और हर्माफ्रोडाइट का अर्थ क्या होता है, अर्थात द्विलिंगी का अर्थ क्या होता है। द्वि माने होते हैं दो और लिंगी माने होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, अर्थात ऐसे पुष्प जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही पुष्प के अंदर पाए जाते हैं, ऐसे पुष्प को हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। इसी को हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। बाई मीन्स होता है दो, सेक्सुअल का मतलब होता है टाइप ऑफ सेक्स, अर्थात मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। इसको हम मोनोइसियस भी कहते हैं। यहाँ पर मोनो टर्म का अर्थ होता है वन और ईसीएस को हम, ईसीएस का मतलब होता है घर, एक घर, मोनोइसियस का मतलब एक घर। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि मोनो मीन्स होता है एक और ईसीएस मीन्स होता है घर, अर्थात जब घर एक होगा तो जब घर एक होगा तो सीधी सी बात है मेल और फीमेल दोनों एक में ही रहेंगे। यहाँ पे एक घर है तो दोनों एक में ही रहेंगे, दो घर तो है नहीं। मोनो मीन्स वन और ईसीएस मीन्स होता है घर, अर्थात जब घर एक है तो मजबूरी है एक साथ रहने की, तो यहाँ मेल और फीमेल दोनों एक साथ पाए जाएंगे। अर्थात जब मेल और फीमेल पार्ट एक सिंगल फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं तब हम इसको मोनोइसियस कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब भी यही होता है, मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक में ही पाए जाते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट टर्म जो है ये जूलॉजी में ज़्यादा उपयुक्त होता है, बॉटनी में इसे कम यूज़ किया जाता है। हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स का एक एग्जाम्पल आप लोग बता सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ। हर्माफ्रोडाइट का एक एनिमल होता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही इंडिविजुअल में पाए जाते हैं। एक मेल जेनाइटल पोर होता है और दूसरा फीमेल जेनाइटल पोर होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स होते हैं। तो अर्थवॉर्म क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है। तो तीनों टर्म समझ गए होंगे आप। बाइसेक्सुअल मीन्स क्या होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही में पाए जाते हैं। बाई मीन्स टू, सेक्सुअल मीन्स सेक्स, यानी कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही में पाए जाते हैं। मोनो मीन्स वन, ईसियस मीन्स घर, एक ही घर है तो मेल और फीमेल दोनों एक में ही रहेंगे। हर्माफ्रोडाइट मीन्स क्या होता है, मेल एंड फीमेल दोनों एक ही में पाए जाते हैं। तो ये तीनों टर्म द्विलिंगी के रूप में ही उपयुक्त किए जाते हैं। तो मटर का ये जो पुष्प था ये द्विलिंगी था, अर्थात इसके पुष्प में मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर के अंदर पाए जाते थे। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ऐसे पौधों में, मटर के इस पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता। स्वपरागण होता है, स्वपरागण होता है। स्वपरागण क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये होता है, जैसा कि एक फ्लावर के अंदर आपको पता है मेल पार्ट कौन सा होता है, एंड्रोसियम, और फीमेल पार्ट कौन सा होता है, गाइनोइसियम। एंड्रोसियम मेल पार्ट होता है और फीमेल पार्ट गाइनोइसियम। एंड्रोसियम में एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं और यही पॉलन ग्रेन्स जो है अपने ही पुष्प में प्रेजेंट स्टिग्मा के ऊपर जब गिरते हैं तो इसको हम सेल्फ यानी स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और जब यही किसी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा जब यही पॉलन ग्रेन्स एक पुष्प से निकलकर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के फीमेल पार्ट पर गिरते हैं जाके, तो उसे हम परपरागण कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही पुष्प के अंदर पाए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। अगर मेल पार्ट अलग फ्लावर में होता और फीमेल अलग में होता तो वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होता। तो यहाँ पर क्या है, लेकिन इस पौधे में क्या होता है, स्वपरागण होता है। सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से ये पौधा प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी में काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त हुआ। यहाँ कोई परपरागण नहीं होता, पुष्प छोटे होते हैं, आसानी से दिख जाते हैं, बड़े पुष्प नहीं होते तथा बंद प्रकार के होते हैं। पुष्प इस तरीके से क्लोज हो जाते हैं, इस तरीके से क्लोज हो जाते हैं ताकि दूसरा पॉलन ग्रेन्स आके स्टिग्मा के ऊपर ना गिर पाए, इसलिए इसमें क्लोज हो जाते हैं। ये कहने का मतलब मेल और फीमेल पार्ट पुष्प के अंदर एग्जैक्टली क्लोज होते हैं, तभी तो सेल्फ पॉलिनेशन हो पाता है, नहीं तो दूसरे का अंतर आके गिर जाए, दूसरे का पॉलन ग्रेन्स आके स्टिग्मा के ऊपर गिर जाएगा तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्वपरागण होता है, इसलिए पुष्प बंद प्रकार के होते हैं। चौथा पॉइंट ये है
स्वपरागण के कारण विभिन्नताएं नहीं होती, ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से वेरिएशंस नहीं होते, विभिन्नताएं नहीं होती। भाई विभिन्नताएं कहाँ होंगी? विभिन्नताएं तो तब होंगी ना जब कोई दूसरा पॉलन ग्रेन या दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन दूसरे के स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा जाके, तो वहाँ विभिन्नताएं कॉज होती हैं। विभिन्नताएं कैसे होती हैं, इसका भी एक मैकेनिज्म होती है। गुणसूत्र आपस में एक दूसरे के मेल गुणसूत्र और फीमेल गुणसूत्र दोनों एक दूसरे के पास में आते हैं और अपने सेगमेंट्स का इंटरचेंज हो जाता है, जिसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो परंतु यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर स्वपरागण के कारण विभिन्नताएं नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होता है, उसी एंथर के पॉलन ग्रेन उसी के गाइनोसियम के स्टिग्मा के पार्ट के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से कोई विभिन्नता नहीं होती। पांचवा पॉइंट कहता है आनुवांशिक लक्षण स्पष्ट होते हैं। आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं इसके काफ़ी स्पष्ट होते हैं, अर्थात आपने देखा होगा मटर के पौधे के जो पुष्प होते हैं, किसी में सफ़ेद कलर का पुष्प होता है, किसी में लाल कलर का पुष्प होता है। तो इस तरीके से जो करेक्टर्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। कोई बौना पौधा होता है तो कोई लंबा पौधा होता है। तो ये जो करेक्टर्स होते हैं इस पौधे के, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तुलनात्मक दृष्ट रूपों फिनोटाइप को प्रदर्शित करने वाले शुद्ध नस्ली पौधे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तुलनात्मक दृष्ट रूपों का मतलब क्या होता है कि जो फिनोटाइप, दृश्य रूपों में इंग्लिश में बोलते हैं फिनोटाइप। दृश्य रूप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। फिनोटाइप क्या होता है, देखिए फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है, दोनों चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। फिनोटाइप का मतलब होता है दृश्य रूप, हिंदी में बोलते हैं इसको, यानी कि जो चीज़ हमें दिखाई पड़ती है उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। जो चीज़ हमें दिखाई, मतलब रेड कलर का फ्लावर है तो हमको रेड कलर का ही दिखाई पड़ेगा, वाइट कलर का है तो वो वाइट कलर का दिखाई पड़ेगा। तो कहने का मतलब है जो रेड कलर का फ्लावर है वो हमको रेड कलर का दिखाई पड़ेगा, इसी को ही तो हम फिनोटाइप कहते हैं। यानी कि जो बाहर से जिस संरचना को हम देखते हैं वही फिनोटाइप होता है। अब जीनोटाइप की बात करते हैं। देखिए जीनोटाइप क्या होता है, जो चीज़ हमें दिखाई नहीं पड़ती, रेड कलर का फ्लावर तो है लेकिन उसका जीन किस टाइप का, जीन को तो हम नहीं देख सकते ना, उसके अंदर रेड कलर को उत्पन्न करने वाला जीन है, वाइट फ्लावर के अंदर वाइट कलर को उत्पन्न करने वाला जीन है, तो उस जीन को हम नहीं देख सकते। तो जिस चीज़ को हम नहीं देख सकते वो जीनोटाइप होता है, वो जीन को प्रदर्शित करता है, उसके जीन्स के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रदर्शित करता है, उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप क्या, जो हमें बाहर से दिखता है। रेड कलर का फ्लावर है तो उसका जीनोटाइप कैसा होगा, और वाइट कलर का फ्लावर है तो उसका जीनोटाइप कैसा होगा, ये मैं अगले लेक्चर में बात करूँगा इसके बारे में जब आएगा था। तो यहाँ पर क्या है, तुलनात्मक फिनोटाइप को प्रदर्शित करने वाले पौधे होते हैं, यानी कि अलग अलग तुलनात्मक, यानी कि रेड कलर का फ्लावर और वाइट कलर का फ्लावर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, किसी पौधे में रेड कलर का है, किसी में वाइट कलर का है, तो तुलनात्मक फिनोटाइप कहेंगे इसको। क्या बोलेंगे, तुलनात्मक फिनोटाइप को प्रदर्शित करने वाली वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर एक बात आ रही है, दृश्य रूपों यानी कि फिनोटाइप को प्रदर्शित करने वाले शुद्ध नस्ली प्योर करेक्टर के पौधे अधिक पाए जाते हैं। यहाँ पर ये शुद्ध नस्ली क्या होता है, प्योर करेक्टर क्या होता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। प्योर करेक्टर्स क्या होता है और ये प्योर करेक्टर्स जो हैं वो कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। प्योर करेक्टर का मतलब होता है किसी एक सिंगल करेक्टर की बात करें, अगर हम जैसे बात करते हैं कि मटर के पौधे के, लंबे पौधे के और बौने पौधे की बात करते हैं, तो यहाँ पर प्योर करेक्टर क्या हो और कैसे ऑब्टेन करेंगे। प्योर करेक्टर लंबा पौधा भी हो सकता है और प्योर करेक्टर बौना पौधा भी हो सकता है, लेकिन जो लंबा पौधा होगा उसका प्योर करेक्टर का मतलब है कि वो हमेशा ही लंबा होगा, उसकी जो जनरेशन उत्पन्न होगी वो हमेशा लंबी होगी, वहाँ बौनेपन का कोई नामो निशान नहीं होगा। इस तरीके से बौना पौधा है तो बौना पौधा का शुद्ध नस्ल क्या होगा, उसकी जो जनरेशन आएगी वो हमेशा कैसी आएगी, बौनी ही आएगी। तो इस तरीके से शुद्ध नस्ली का मतलब, प्योर करेक्टर का मतलब कैसे होता है कि जो करेक्टर हम प्रदर्शित कर रहे हैं वो 100% नेक्स्ट जनरेशन में आएगा, इसी को हम प्योर करेक्टर कहते हैं। और ये प्योर करेक्टर किसी पौधे के कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं, कैसे प्राप्त किए जाते हैं। देखिए लंबा पौधा है तो लंबे पौधे का जब लंबे पौधे से क्रॉस कराएंगे तो लंबा ही पौधा निकल करके आएगा। तो प्योर करेक्टर ऑब्टेन करने के लिए हम बहुत जनरेशन तक उसको क्रॉस कराते रहते हैं, कंटिन्यूस क्रॉस कराते रहते हैं, कंटिन्यूस क्रॉस कराते रहते हैं।
तो जब हम देखते हैं कि कोई भी बौना पौधा नहीं आ रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो पौधा है लंबेपन का प्योर करेक्टर, प्योर पौधा है, यानी कि ये लंबेपन का सबसे ज़्यादा प्योर करेक्टर है। तो इस तरीके से हम प्योर करेक्टर ऑप्टेन करते हैं। बौने पौधे का प्योर करेक्टर कैसे, बार बार उसको बौने पौधे को आपस में क्रॉस कराते, ये क्रॉस कराते, ये क्रॉस कराते, बार बार अगर वो बौना पौधा आ रहा है, बीच में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो शुद्ध नस्ली है, अर्थात वो प्योर करेक्टर का पौधा है। तो इस तरीके से हम जानते हैं। बात करते हैं छठे पॉइंट की, कृत्रिम रूप से पर परागण संभव होता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होता तो ये वाला पुष्प जो है इसमें स्वपरागण होता है, लेकिन हम आर्टिफिशियली कृत्रिम तौर पर हम उसमें पर परागण भी करा सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन कैसे कराते हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। देखिए क्रॉस पॉलिनेशन, मान लीजिए एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, ठीक है, और एक दूसरा फ्लावर है, ये ए फ्लावर है और ये बी फ्लावर है। हमने बताया क्योंकि ये क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है, मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही में पाए जाते हैं। ये एंथर होता है और ये आपका स्टिग्मा होता है, अर्थात ये गाइनोसियम फीमेल पार्ट होता है, ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट। मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर के अंदर है, इसीलिए तो हम इसको द्विलिंगी बोलेंगे, बाइसेक्सुअल बोलेंगे। अब हम इसमें पर परागण कैसे करा सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये दूसरा फ्लावर है, इसमें भी ये एंड्रोसियम है और ये क्या है, गाइनोइसियम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा करते हैं हम इसको, कैसे इसमें क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं, यहाँ पर हम इसके गाइनोइसियम पार्ट को खत्म कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम इसके एंड्रोइसियम पार्ट को खत्म कर देते हैं, निकाल करके बाहर कर देते हैं, ठीक है। जब मेल पार्ट को निकालते हैं तो उसे ई मैस्कुलेशन कहते हैं, याद रखिएगा। ई मीन्स होता है रिमूव करना, मैस्कुलेशन मीन्स होता है मेल पार्ट। तो मेल पार्ट यहाँ पर हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर इसका हमने ई मैस्कुलेशन कर दिया। अब क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन कैसे कराएंगे, यहाँ पर ये एंथर है, इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स डेवलप होंगे, इस पॉलन ग्रेन्स को हमने ब्रश के द्वारा उठाया और उठा करके इसी फ्लावर, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरा दिया, उसी वैरायटी के। पी प्लांट का एक फ्लावर ये है, पी प्लांट का दूसरा फ्लावर ये, तो ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन भी संभव है, इसीलिए ये कारण था जिसकी वजह से मेंडल ने गार्डन बी का चूज किया था। ये कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। दिस इज ऑल ओवर टुडे, थैंक यू स्टूडेंट, मीट यू अगेन। Good morning students, welcome to the online classes of Shivaji Group of Institution. Today we will discuss the chemical properties of organic compound. Chemical properties of organic compound यानी कि जो कार्बन के कंपाउंड है, ऑर्गेनिक मतलब
जलाए जा रहे हैं और वो बनाते क्या है, CO2 बनाते हैं, हीट बनाते हैं, लाइट बनाते हैं। और अगर कार्बन यौगिक होगा तो ये CO2 वाटर, हीट और लाइट बनाएगा। तो देखिए इसने भी रिएक्शन कर ली ऑक्सीजन के साथ, तो ये बना रहा है बेटा वही अगेन CO2 बना रहा है, वाटर बना रहा है, इसमें भी हीट एनर्जी निकलेगी और इसमें भी लाइट एनर्जी निकलेगी। क्योंकि जब भी कोई चीज जल रही होती है, आप सभी को पता है कि जब चीजें जलाई जाती हैं तो उसमें क्या होता है कि जब भी कोई चीज जलती है उसमें क्या होता है बेटा कि लाइट एनर्जी निकलती है, यानी ऊष्मा, हीट एनर्जी निकलती है, ऊष्मा निकलती है, गर्मी, गर्माहट का अनुभव होता है हमें, ठीक है। और क्या होता है उससे लाइट भी निकलती है, रोशनी भी तो होती है ना कोई चीज जब जलती है। तो इसलिए कंबशन रिएक्शन में जब भी कार्बन और उसका यौगिक ऑक्सीजन की अधिकता में जलाया जाता है, रिएक्शन करता है, तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हीट यानी कि ऊष्मीय एनर्जी और लाइट यानी कि प्रकाशीय ऊर्जा। यहाँ पे देखिए CO2 बना रहा है, वाटर बना रहा है, यानी वाटर वेपर में कुछ निकल रहे होते हैं, हीट और लाइट, ठीक है। अब ये जो आपकी रिएक्शन है वो है बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में देखो बेटा, जब यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन की अधिकता थी, लेकिन ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड है। जब कोई चीज लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जलाई जाए, ठीक है, जब किसी चीज में ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिट कर दी जाए, लिमिटेड कर दी जाए, तब जो रिएक्शन हो रही होती है उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी इसको हम कह सकते हैं कंट्रोल्ड कंबशन, कंट्रोल्ड यानी नियंत्रित, कंट्रोल्ड कंबशन, कंट्रोल्ड कंबशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी कि नियंत्रित दहन। कंट्रोल्ड कंबशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी कि नियंत्रित दहन ही ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। तो इसमें देखो जैसे आपने कंपाउंड ले लिया अल्कोहल CH3 CH2 OH, इसकी सप्लाई ऑक्सीजन की लिमिटेड कर दी, केवल 2 मॉलिक्यूल आपने दिए ऑक्सीजन के। और ये जो मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है इसका मतलब होता है नेसेंट ऑक्सीजन, इसका मतलब होता है नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि नवजात ऑक्सीजन। अच्छा, नवजात ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, न्यूबॉर्न बेबीज, जब उनकी हालत क्रिटिकल होती है उनको आईसीयू में रखते हैं, वैसे ही ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जब डायटोनिक फॉर्म में होता है, O2 के सामने तब इसको कोई डर नहीं होता है, ये बड़ा हो चुका होता है। लेकिन जब ये अकेला होता है ना तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत डेलिकेट होता है, इसलिए इसको हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन की तरह रखते हैं ब्रैकेट में करके, और यहाँ पे वही होता है, ठीक है ना। तो देखिए जब आपका एथिल अल्कोहल कंट्रोल्ड कंबस्ट कराया जाता है, यानी नियंत्रित दहन होता है इसमें, तो ये प्रोसेस होती है, यहाँ पे क्षारीय केमोफोर यानी एल्केलाइन केमोफोर यूज होता है, ठीक है। एल्केलाइन केमोफोर का यूज होता है रिएजेंट के रूप में, और दूसरा एसिडिक K2Cr2 होता है, अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है। तो आप देखिए इस रिएक्शन में जो किसकी उपस्थिति में हो रही है, क्षारीय केमोफोर की उपस्थिति में और अम्लीकृत K2Cr2O7 की उपस्थिति में। इसमें क्या होगा कि जो अल्कोहल है, ठीक है, तो जब अल्कोहल को ऑक्सीकरण होता है बेटा तो वो चेंज हो जाता है एल्डिहाइड में। ये पॉइंट याद रखिए हमेशा, जब भी कभी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा ये
ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, ये 2 केमिकल प्रॉपर्टीज हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आज की इस वीडियो में डिस्कस की। आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं कक्षा 10 में विषय हिंदी उप विषय भारतीय संस्कृति, जो कल मैं आपको संस्कृत खंड का पाठ पढ़ा रही थी, उसी के अगले पैराग्राफ यानी तीसरा पैराग्राफ होगा, उसको आपको ध्यान से सुनना है, पढ़ना है। ठीक है, देखिए। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। अस्माकं माने हमारी, गतिशीला माने गतिशील, वर्तते माने है। हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। मानव जीवनम संस्कृतम एषा यथा समय नवां नवां विचारधारां स्वीकरोति, नवां शक्ति च प्राप्नोति। मानव जीवन का संस्कार करने के लिए ये समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती रही है। नवां शक्ति च प्राप्नोति, और नई शक्तियों को भी प्राप्त करती रही है। अतः दुराग्रह, अत्र माने यहाँ, दुराग्रह माने हठवादिता, नास्ति माने नहीं, यहाँ हठवादिता नहीं है। यत युक्त युक्तम, जो हमारे लिए युक्त युक्त माने उचित है और कल्याणकारी है, च तदर्थम सहर्षम गृहीतम भवति, वह इसे सहर्ष ग्रहण कर लेती है। एतस्य गतिशीलताया रहस्य मानव जीवन शाश्वत मूल्येषु निहितम्। एतस्य, इसकी, एतस्य माने इसकी, गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन से माने मानव जीवन के, शाश्वत मूल्य माने सदा रहने वाले मूल्यों में निहित है। तद यथा, जैसे सत्य से प्रतिष्ठा, सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूते संभव, सभी प्राणियों में समानता, विचारेषु औदार्यम, विचारों में उदारता, आचार्य दृढ़ता चेति, और आचरण में दृढ़ता आदि। बच्चों, इसी पैराग्राफ को पुनः देखें। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। हमारी संस्कृति सदैव गतिशील है। मानव जीवन संस्कृतम, मानव जीवन का संस्कार करने के लिए ये नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती रही है। नवां शक्ति च प्राप्नोति, और नई शक्तियों को प्राप्त होती है। अत्र दुराग्रह नास्ति, इसमें हठवादिता नहीं है। यत युक्त युक्तम कल्याणकारी, जो युक्त और उचित है और कल्याणकारी चीजों को ये सहर्ष ग्रहण कर लेती है। एतस्य गतिशीलता, इसकी गतिशीलता का रहस्य, इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले मूल्यों में निहित है। तद यथा सत्य से प्रतिष्ठा, जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु संभावा, सभी प्राणियों में समानता, विचारेषु औदार्यम, औदार्य माने क्या होता है? उदारता, जैसे विचारों में उदारता, और आचरण में दृढ़ता आदि। अगले पैराग्राफ में आए बच्चों, ऐसा कर्मवीरा नाम संस्कृति। ऐसा माने यह कर्मवीरों की संस्कृति है। ऐसा कर्मवीरा नाम संस्कृति, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीवेस्तम समाहिति यस्य उद्घोषा। कुर्वन्नेव कर्माणि, कर्म करते हुए मनुष्य को 100 वर्षों तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। यह इसकी घोषणा
से देख लें। कुर्वन्यो कर्माणि जिजीवेस्तम समा, कर्म करते हुए मनुष्य को 100 वर्षों तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। इति अस्या उद्घोषा, यह इसकी घोषणा है। पूर्वम कर्म, पहले कर्म, तदंतरम फलम, बाद में फल। तदंतरम माने बाद में। पूर्वम कर्मम, पहले कर्म, तदंतरम फलम, बाद में फल। इति अस्माकं संस्कृति नियम, यही हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना, इसमें निरंतरं कर्म कारणम अस्माकं मुख्यं कर्तव्यम्। इदानीं, इस समय, यदा, इस समय, हम, वयम माने हम सब, राष्ट्र से यानी राष्ट्र के नव निर्माण में, संलग्न माने लगे हुए हैं। इस समय हम सभी राष्ट्र के नव निर्माण में लगे हुए हैं। निरंतरम कर्म कारणम अस्माकं मुख्यम कर्तव्यम, और निरंतर कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। निरंतर कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, निज माने अपने, अपने परिश्रम का फल भोगो। अपने परिश्रम का फल भोगो या भोगना चाहिए। अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, दूसरे के परिश्रम का शोषण करना सर्वथा गलत है। दूसरे के परिश्रम का शोषण करना सर्वथा गलत है, अनुचित है। यदि वयम विपरीतम आचरण, यदि हम उसके विपरीत आचरण करते हैं, यदि हम उसके विपरीत आचरण करते हैं, तदा न वयम सत्यस्य भारतीय संस्कृति उपासका, तब हम सही रूप में भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। तब हम भारतीय संस्कृति के सच्चे रूप में भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं हैं। वयं तदेव यथार्था भारतीया यद अस्माकं आचारे विचारे च अस्माकं संस्कृति लक्षिता भवेत्। हम सब में यथार्थ रूप में भारतीय संस्कृति हमारे आचारों विचारों में लक्षित होनी चाहिए, यानी दिखाई पड़नी चाहिए। अभिलाषायाम, अभिलाषा है। वयम यद विश्वस्य विद्याय भारतीय संस्कृति सदिव्य संदेशा लोके सर्वत्र प्रसरेत्। अभिलाषा है कि विश्व के उत्थान के लिए, अभ्युदय माने उत्थान के लिए, भारतीय संस्कृति का ये दिव्य श्लोक संसार में इस प्रकार फैलाएं। फिर से इसी पैराग्राफ को देख लें। ऐसा कर्मवीरा नाम संस्कृति, ये कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्यो कर्माणि जिजीवेस्तम समा, कर्म करते हुए मनुष्य को 100 वर्षों तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। इति अस्य उद्घोषा, ये इसकी घोषणा है। पूर्वम कर्मम, पहले कर्म, तदंतरम फलम, बाद में फल। यही हमारी भारतीय संस्कृति का नियम है। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना, इस समय हम सभी राष्ट्र के नवनिर्माण में निरंतर लगे हुए हैं, निरंतर लगे हुए हैं, और कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, अपने परिश्रम का फल भोगो। अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, और किसी दूसरे के परिश्रम का शोषण करना सर्वथा गलत है। यदि वयम विपरीतम, यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं, तो सच्चे अर्थों में हम भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं हैं। वयम तदेव यथार्थ भारतीय यद अस्माकं आचारे विचारे च अस्माकं संस्कृति लक्षिता भवेत्। यदि यथार्थ रूप में, सत्य रूप में हम भारतीय संस्कृति हमारे में आचार विचार
हमारी संस्कृति में लक्षित होने चाहिए। अभिलाषायाम अभिलाषा है कि विश्व के उत्थान के लिए भारतीय संस्कृति का यह अलौकिक संदेश संसार में सभी जगह फैलाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भद्राणि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे यानी सभी, सभी सुखी हों, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया और सभी निरोगी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखें। माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कोई भी दुख का भागीदार ना हो। इस श्लोक का पुनः अर्थ देखिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी सुखी हो और सभी निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, सभी कल्याण को देखें। माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कोई भी दुख का भागीदार ना हो। श्लोक का एक बार पुनः अर्थ देख लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्योंकि गद्य अथवा श्लोक दो में से एक करने को आता है, तो श्लोक की संख्या कम है, गद्य की ज़्यादा है। और यूपी बोर्ड एग्जाम की ओर से ये महत्वपूर्ण लेसन है, इसलिए श्लोक का अर्थ पुनः देखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, सभी कल्याण को देखें। माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कोई भी दुख का भागीदार ना हो। बच्चों, इस लेसन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसका हिंदी अनुवाद अपनी होमवर्क की कॉपी में संकेत डाल करके आपको पैराग्राफ वाइज लिखना है। Good morning, students. Today we will continue our chapter, Our Indian Music, Stories and Anecdotes, written by R. Srinivasan. In my previous video, I started the chapter and I give introduction of writer R. Srinivasan. He is a South Indian story writer of 20th century, and this story is very charming. The basic fundamental fact of the story is true art comes out of an inner urge. जो सच्चा साहित्य है, सच्ची कला है, वो हमारे अंतःकरण से उत्पन्न होती है। That cannot be forced. उसको जबरदस्ती बाध्य रूप में नहीं प्राप्त किया जा सकता। Yesterday we started the chapter with the story that Brahma has created this great universe. He created beautiful rivers, mountain ranges, flowers, and all the things. And he filled his creation with beauty, charms, and splendor. But in spite of such beautiful creation, he was not satisfied. He was very sad. So his wife Saraswati consoled him and says that why, and his wife asked him what was the reason why he was so worried after creation of such beautiful world. Brahma told that there is no response of human beings against this beautiful creation, beautiful flowers, mountain ranges, natural beauty, etc. Saraswati consoled him and says that he has created universe. Now it is her duty to give emotions, feelings in inner side of human beings so that he may give response for this beautiful creation created by Brahma. Today we will continue our story. The great muse then gave us music and other fine arts.
चूंकि माँ सरस्वती ने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ली थी कि वो साहित्य और संगीत और ललित कलाओं के प्रति मनुष्य का जो अभिव्यक्ति होगी उसकी जिम्मेदारी के लिए या उसके लिए जो मनुष्यों में भावनाएं जन्म लेनी थी उसका जिम्मा उसका उत्तरदायित्व माँ सरस्वती ने अपने ऊपर लिया। ठीक। द ग्रेट म्यूज देन, तब इस महान संगीत की देवी ने गेव अस म्यूजिक एंड द अदर फाइन आर्ट्स, संगीत का जन्म किया और अन्य ललित कलाओं का जन्म किया। इन द होप, इस उम्मीद से, इस आशा से, दैट थ्रू देम, कि इनके माध्यम से यानी संगीत और ललित कलाओं के माध्यम से मनुष्य would understand something of the divine in his manifestation, कि वो इस सृष्टि में कुछ दैवीय चीजें हैं, दैवी भावनाओं की अनुभूति वह करेगा। किसके माध्यम से? संगीत और ललित कलाओं के माध्यम से। तब ब्रह्मा की बनाई खूबसूरत दुनिया के प्रति मनुष्यों की जो अभिव्यक्ति हुई वो किस रूप में सरस्वती जी ने डिसाइड की? म्यूजिक और अदर फाइन आर्ट्स के जरिए से। A strange story, बड़ी विचित्र ही एक कहानी है। Yes, but it has great moral, लेकिन इस कहानी में बहुत नैतिक बल छुपा हुआ है। One of the basic truth on which all Indian art is developed is that true art is never made to order. सभी भारतीय कला जिस आधार पर विकसित हुई उन आधारभूत तथ्यों में, उन मूल सत्यों में एक सत्य यह है कि सच्ची कला कभी भी आदेश से उत्पन्न नहीं की जा सकती। हम या इस रूप में कह सकते हैं कि कला को आदेश देकर प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अंतःकरण से जुड़ी हुई भावनाएं हैं और अंतःकरण से कोई भी कार्य बलपूर्वक नहीं कराया जा सकता। शेक्सपियर ने भी इस चीज को स्वीकार किया था कि मर्सी इज नॉट फोर्स्ड, यानी दया का भाव जबरदस्ती उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो साहित्य, संगीत, कला के लिए मनुष्य के अंतःकरण में जो भावनाएं जन्म लेती हैं उन भावनाओं को जबरदस्ती प्राप्त नहीं किया जा सकता। It comes as a result of an irresistible inner urge, यह एक अंतःकरण की प्रेरणा के परिणाम के स्वरूप हमको मिलती हैं। We hear a song of त्यागराज and are enthralled, हम त्यागराज का संगीत सुनते हैं और enthralled, उमंग से भर जाते हैं, full of excitement, है ना? enthralled, full of excitement, उमंग से भर जाते हैं। Who is त्यागराज? Tyagaraja is a South Indian son of 18th century. He is regarded a great musician and composer of devotional song. Okay. So we hear a song of Tyagaraja. हम त्यागराज का संगीत सुनते हैं और उमंग से भर जाते हैं। We see a majestic temple tower and gaze on it with wonder. हम किसी भी मंदिर का एक वैभवशाली बुर्ज देखते हैं, मीनार देखते हैं और आश्चर्य से इसको घूरते, गेज माने स्टेयर, एक टकटकी लगाकर एक ही चीज को देखना और उसको आश्चर्य से देखते रह जाते हैं। We see some of our ancient sculpture and field trail. हम अपनी प्राचीन शिल्प कला को देखते हैं और उमंग महसूस करते हैं, उत्साह महसूस करते हैं, है ना? ये एग्जाम्पल दिया लेखक ने, ये 3 एग्जाम्पल दिए, जैसे त्यागराज का संगीत है, मंदिर का बुर्ज है और शिल्प कला है। जब हम इन चीजों को देखते हैं, यानी जब हम साहित्य, संगीत और कला से जुड़ी हुई चीजों को देखते हैं तो अपने आप हमारे अंतर मन में भावनाएं जन्म लेती हैं। वाई, ऐसा क्यों होता है? बिहाइंड ऑल सच वर्क्स ऑफ आर्ट इज अ ग्रेट स्पिरिचुअल अर्थ। हर कला के पीछे, हर कलाकृति के पीछे एक महान आत्मिक बल होता है, हमारी इनर फोर्स होती, आत्मा की ताकत होती है जो मनुष्य की भावनाओं से जुड़ती है और उसको उमंग से भर देती है। The artist who gave them to us poured their devotion into the sea of such exquisite work of art. It was an act of self-effacing dedication. The artist who gave them, वो कलाकार साहित्य, संगीत
से जुड़े हुए कलाकार जो संगीत और साहित्य के रूप में कृति को जन्म देते हैं, इन कलाओं को जन्म देते हैं, वे poured their devotion, poured माने उड़ेल देना, प्रदान कर देना, दे देना, poured their devotion, अपनी पूरी श्रद्धा उड़ेल देते हैं into the shape of such exquisite work of art, कला की इस बहुत खूबसूरत तस्वीर में, कला संगीत के रूप में वह अपनी श्रद्धाओं को हमारे सामने, अपने इमोशंस को, भावनाओं को हमारे सामने बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर देते हैं। मतलब वो उनके हाथों की ही कला नहीं होती, उनके दिमाग की उपज नहीं होती, वह उनके अंतःकरण से जुड़ी हुई भावनाओं की झलक होती है और इसीलिए वह सीधे हमारी भावनाओं को छूती है, हमारे अंतःकरण को स्पर्श करती है। It was an act of self-effacing dedication. ये कला ही नहीं है, ये कृति ही नहीं है, बल्कि एक वो समर्पण है, एक वो डेडिकेशन है जो सामने ना आकर के, प्रत्यक्ष रूप से ना आकर के, सेल्फ इफेक्टिंग मतलब बैकग्राउंड के द्वारा पीछे से रह करके अपनी कला को आगे प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कलाकार अपने आप को कभी शो ऑफ नहीं करता, वो अपनी कला के माध्यम से ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। Okay, I think it is sufficient for today, and your work is only to underline difficult word and note down in your fair copy. And as far as your notes, question answers is related, it will be later told by me. Thanks. Have a nice day. Okay, student. A story is told of Tansen. इसी पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई एक कहानी है जो इस सत्य को उजागर करती है कि संगीत हृदय की वस्तु है और हृदय की भावनाओं से ही उपजती है। इस सत्य को प्रमाणित करने के लिए एक कहानी लेखक ने बताई है, तानसेन से जुड़ी हुई। तानसेन का नाम सभी ने सुना है। A story is told of Tansen, the great bard of Akbar's court. Bard means होता है चारण, कोर्ट पोएट, दरबारी कवि। आपने अगर इतिहास में थोड़ा बहुत भी सुना होगा तो आपको पता होगा कि जितने भी महान राजा थे उनके दरबारी कवि हुआ करते थे और तानसेन अकबर के दरबारी कवि थे। तो स्टोरी इज टोल्ड ऑफ तानसेन द ग्रेट बार्ड ऑफ अकबर्स कोर्ट। ये कहानी तानसेन की है जो महान अकबर के कोर्ट के दरबार के एक महान कवि थे, संगीतज्ञ थे। Which illustrates the point vividly. Vividly means clearly. जो इस बिंदु को, इस तथ्य को स्पष्ट रूप से इलस्ट्रेट करती है, मतलब वर्णित करती है। तानसेन was a great musician and Akbar was very fond of his music. तानसेन एक महान संगीतकार थे और अकबर उनके संगीत के बहुत शौकीन थे। फंड ऑफ माने शौकीन। One day when Tansen was in particularly good form, एक दिन जब तानसेन विशेषतया गुड फॉर्म, बहुत अच्छे मूड में थे, अकबर वेंट इनटू स्टेसी एंड आर्जिंग, मतलब बहुत अच्छे फन में अपनी कला को प्रदर्शित कर रहे थे, संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। तो अकबर स्टेसी मीन्स अति आनंद, आनंद की चरम सीमा, एक्सट्रीम जॉय। अकबर वेंट इनटू स्टेसी, अकबर अपने चरम आनंद को महसूस कर रहे थे। एंड आस्किंग, और उसी समय उन्होंने तानसेन से पूछा, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दिस स्वीट कॉन्कॉर्ड ऑफ नोट्स। कॉन्कॉर्ड ऑफ नोट मतलब संगीत का तालमेल, लय। इस संगीत के मधुर लय का रहस्य क्या है। Which takes me out of this world and transport me to divine regions, जो मुझे इस भौतिकवादी दुनिया से बाहर ले जाता है, and transport me to divine region, और मुझको दैवीय शासन क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब पहुंचा देता है। I have not heard anyone else who can thus cast a spell of magic. मैंने किसी और को ऐसे गाते हुए नहीं सुना जो स्पेल ऑफ मैजिक, अपने जादू का आकर्षण इतना ज्यादा प्रदान कर सके, इतना ज्यादा आकर्षण डाल सके। एंड मेक अ स्लेव ऑफ आवर हार्ट्स, और अपने हमारे हृदय को, यानी सुनने वाले के हृदय को अपना गुलाम बना ले।
यू आर रियली वंडरफुल तानसेन। तानसेन रियली तुम बहुत आश्चर्यजनक तरीके से मधुर संगीत गाते हो। ओके स्टूडेंट, दैट इनफ फॉर टुडे। आई विल कंटिन्यू आवर इन नेक्स्ट ऑडियो। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। Hello student, good afternoon. Myself Salil, teacher of Shivaji Group of Institution. I am going to explain the chapter is magnetic effect of current of physics class 10 in English. जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या है। मैं इसे एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है, पहले चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए चैप्टर है क्या। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मींस हमें मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना है बाय करंट पे। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट अस कंसीडर एक वायर ए और बी, दिस इज ए कंडक्टर। ये एक चालक है जिसमें हम करंट फ्लो करते हैं। जैसे ही हम करंट फ्लो करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे करंट फ्लो होता है तो जो वायर है, वायर अपने अराउंड साइड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसी प्रोसेस को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस वायर में इफ करंट फ्लो नहीं करते तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती है। जैसे ही इसमें हम करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। इसी इफेक्ट को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। ये तो प्रोसेस क्लियर हो गया, लेकिन ये प्रोसेस दिया किसने था? इसका पूरा ड्राइव करने का काम जो है वो ऑस्टर्ड है, हेंस ऑस्टर्ड। हेंस ऑस्टर्ड ने ही सर्च किया था कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को देखें तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जो जिससे उसके अराउंड साइड एक फील्ड बनती है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और इसी इफेक्ट को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। जैसा कि इस टॉपिक में मैं आपको फिर से इसके फॉर्मूले को रिवीजन कराऊंगा, और इसमें टॉपिक में हर वीडियो में मैं आपको फॉर्मूले इसलिए बार बताता हूं कि आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से लर्न हो सके। जैसा कि आपने देखा होगा कि F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। जो F है ये हमारा चुंबकीय बल है। एक और फॉर्मूला है इसका, F इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा। बट स्टूडेंट के पास प्रॉब्लम क्या है कि हम कब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, F इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा, ये दोनों ही फोर्स के फॉर्मूले हैं। वो कैसे यूज करेंगे ये हमारी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग होगा कि हमारे जो भी क्वेश्चन है, आंतरिक प्रश्न जो भी दिया है वो कौन सी वैल्यू गिवन कर रहा है, और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या कंफर्म वैल्यू को देख करके हम उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि जो पहला फॉर्मूला होता है वो किसी चालक पर लगता है। चालक जब किसी चालक को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जैसे सपोज दैट मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को बता चुका हूँ कि मैग्नेटिक लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। जैसे इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक कंडक्टर रखते हैं तो उस कंडक्टर में कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर पर कोई फोर्स इसलिए अप्लाई नहीं होगा क्योंकि उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही करंट में हम I एम्पियर का करंट फ्लो करते हैं तो वो सेल एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने से एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उस कंडक्टर पे एक फोर्स अप्लाई करती है जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक पर लगने वाला बल कहते हैं। इसे चुंबकीय बल कहा जाता है। बात आती है हमारे पास F इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा। ये फोर्स का अप्लाई होता है, ये अप्लाई होता है आवेशित कणों पर। जब किसी आवेशित कण को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जैसे हमने मान लेते हैं हमारे पास ये यहाँ पर कंडक्टर नहीं, कोई आवेशित कण रखा है एज ए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल। जैसे ही वो इसमें एंटर करता है तो उस पर भी फोर्स अप्लाई होता है। उस फोर्स को हम किससे रिफ्लेक्ट करते हैं? F इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा। अब टॉपिक में आते हैं कि जो हमें क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द वैल्यू इन क्वेश्चन। देन 2 मीटर लंबे चालक को 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र से 45 डिग्री के कोण पर रखा गया है। चालक में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो चालक पर कार्यरत बल की गणना कीजिए। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन को आपको कई बार ध्यान से पढ़ना होगा जिससे आपको अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस हो सके। 2
2 मीटर लंबे चालक को 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 45 डिग्री कोण पर रखा जाता है। चालक में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उस पर कार्यरत बल की गणना कीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करना होता है क्वेश्चन में क्या दिया है। तो आप ध्यान देखिए, 2 मीटर लंबी ये चालक की लंबाई है, ये हमारे पास क्या हो गया L को 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र, टेस्ला किसकी यूनिट होती है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को किससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल B से। ये वैल्यू हमें क्या दी है कैपिटल B के चुंबकीय क्षेत्र से 45 डिग्री के कोण पर, ये 45 डिग्री कोण हमारे पास क्या गिवन है थीटा, एंड रखा जाता है चालक में 2.5 एम्पियर, ये 2.5 एम्पियर ये हमको करंट गिवन है, क्या गिवन है करंट, जिसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब एम्पियर होता है, की धारा प्रवाहित की जाए तो चालक पर कार्यरत बल की गणना करनी है। तो इससे हम सबसे पहले क्वेश्चन से ये फाइंड कर लेते हैं क्या क्या गिवन है। देन सॉल्यूशन, L इक्वल टू 2 मीटर एंड को 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया। ये क्या गिवन है हमको B इक्वल टू 2 टेस्ला एंड 45 डिग्री के कोण पर वी हैव थीटा इक्वल टू 45 डिग्री एंड चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये क्या गिवन है हमको I इक्वल टू 2.5 एम्पियर। चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। हमें क्या फाइंड करना है F फाइंड करना है। क्या करना है F फाइंड करना है। क्या करना है बेटा हमको F फाइंड करना है। जैसे ही हम F फाइंड करते हैं, जैसा कि आपने देखा L इक्वल टू 2 मीटर, B इक्वल टू 2 टेस्ला, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, I इक्वल टू 2.5 एम्पियर, F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मींस हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो हमारे पास क्या गिवन है L इक्वल टू 2 मीटर, B इक्वल टू 2 टेस्ला, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, I इक्वल टू 2.5 एम्पियर, F इक्वल टू वैल्यू हमें फाइंड करनी है। वैल्यू क्या करनी है हमको फाइंड करनी है। ये वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें ये गिवन वैल्यू थी, हमें फाइंड करना है F। अब इस गिवन वैल्यू को देख करके हमारा कौन सा फॉर्मूला एडजस्ट हो रहा है F इक्वल टू I दिया। क्या QVB कर सकते हैं नहीं, क्योंकि QVB तो आवेशित कण पर होता है। अब यहाँ पर रखा कौन है चालक, क्या रखा हुआ है चालक। ये चालक वायर भी हो सकता है, कॉइल भी हो सकती है, आर्मेचर, ठीक है ना। अब यहाँ पर आते हैं कि F इक्वल टू I B L sin थीटा वैल्यू पुट करें। जैसा कि आपने देखा F हमको फाइंड करना है एक बार। अभी कौन दिख रहा है I की वैल्यू क्या है हमारे पास 2.5 है, 2.5 इनटू B कितना है हमारे पास 2 टेस्ला, कितना है 2, लेंथ कितनी है हमारे पास 2 मीटर, क्या रखते हैं 2 मीटर इनटू साइन थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री। देन सॉल्व 2.5 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 50, पॉइंट 2.5 तो 5.0 इनटू 2 इनटू साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, हेंस साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 इक्वल टू टेबल F इक्वल टू 5.0 इनटू 2 इनटू 1/2। इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर देखते हैं F इक्वल टू 5.0 को हम 5 लिख सकते हैं इनटू 2 को, आपको पता है ना 2 को हम लिख सकते हैं √2 इनटू √2 इनटू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, वी हैव 5 इनटू √2। हमारे पास आंसर आता है F इक्वल टू 5√2। अब जैसे कि हमें आंसर मिलता है तो क्या आंसर शो करना राइट है नहीं, जब तक हम किसी भी भौतिक विज्ञान में किसी भी आंतरिक प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो उसके आंसर का मात्रक श्योरली लिखना होता है, नहीं तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है। इसका बल का मात्रक होता है न्यूटन, जिसे हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं।
जैसा कि आपके पास आंसर स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं इसको तो फिर से रिपीट करता हूँ कि क्वेश्चन में आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, सबसे ज्यादा बेस्ट होता है कि एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रखें। जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है ये सबसे पहले बताओ, उस क्वेश्चन से गिवन वैल्यू कैसे निकालते हैं। उस वैल्यू को निकालने के लिए हमें सबसे पहले उसके मात्रक पता होने चाहिए और उस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से एक बार रीड कर लेना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी किया था 2 मीटर लंबे, तो ये हमें क्या गिवन थी, लेंथ। चालक को 2 टेस्ला मींस ये क्या दिया है आपको, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र से 45 डिग्री के कोण पर रखा है, ये क्या दिया है, थीटा पर रखा है। चालक में 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो चालक पर कार्यरत बल की गणना करें। तो जैसा कि हमने वैल्यूज इस प्रश्न से निकाला है, न्यूमेरिकल से जैसी वैल्यू निकालोगे वो कैसे होगी, L = 2 मीटर, V = 2 टेस्ला, थीटा = 45 डिग्री, I = 2.5 एम्पीयर, F = क्वेश्चन मार्क। हमारे पास जो वैल्यू गिवन है और जो फाइंड करना है, इनके बीच में हम रिलेशन देखते हैं, इन वैल्यू को लेकर ही जो फाइंड करना है। अगर हमें F निकालना है और ये गिवन है तो मींस इनका यूज करके हमें F को फाइंड करना है। तो जैसे इन वैल्यू को यूज करना है तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, F = IBL sin थीटा। देन वैल्यू पुट करते हैं, I की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, 2.5, तो हमने I के लिए कितना रखा, 2.5 इनटू B हमारे पास कितना है, 2 टेस्ला। जैसे ही आप B की वैल्यू क्या रखोगे, 2 टेस्ला इनटू L की वैल्यू कितनी है, 2 एंड साइन थीटा, साइन को साइन और थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे, 45। हेंस हमें पता है कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। देन F = 2.5 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 5.0 इनटू, जब हम 2.5 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5.0, देन 2 इनटू साइन 45 की वैल्यू 1/2। इसे सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्योंकि हमें 2 को क्या लिखा जा सकता है, √2 × √2। अलजेब्रिक मैथ के अकॉर्डिंग आपको बताया गया होगा कि √x × √x x होता है, √y × √y y होता है। जैसा कि मैंने 2 को लिखा है √2 × √2, तो वैल्यू जैसे रखोगे √2 से √2 कैंसिल हो जाएगी और F = 5 × √2, जैसा कि आंसर हमारे पास क्या आ गया, 5 × √2 न्यूटन। हेलो स्टूडेंट, आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है 20 मीटर, 34 मीटर, 42 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार मैदान के तीनों कोनों पर 3 घोड़े 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिए। ज्ञात कीजिए कि मैदान के कितने क्षेत्र में घोड़े द्वारा चरा जा सकता है और यह भी ज्ञात कीजिए कि मैदान का कितना भाग बिना चरे रह जाएगा। माना त्रिभुजाकार मैदान क्या है, ABC है। माना ABC त्रिभुजाकार मैदान है, त्रिभुजाकार मैदान है। कोण A, माना कोण A बराबर θ1, कोण B बराबर θ2, कोण C बराबर θ3। दिया है AB बराबर 20 मीटर, BC बराबर 34 मीटर, CA बराबर 42 मीटर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे घोड़ों द्वारा कितना क्षेत्र चरा गया है, त्रिभुजाकार मैदान का कितना क्षेत्र चरा गया है। देखिए क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है, कोण दिया गया है θ1, θ2, θ3 और त्रिज्यखंड की त्रिज्या क्या है, 7 मीटर। तो त्रिज्या बराबर 7 मीटर घोड़े द्वारा चरा गया मैदान का भाग, घोड़े द्वारा चरा गया मैदान का भाग कैसा है, त्रिज्यखंड के आकार का है। हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है,
थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या r बराबर दी गई है 7 मीटर, तो यहाँ पर क्या होगा थीटा 1 बटे 360 पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा 2 बटे 360 पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा 3 बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे हम 1 बटे 360 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। अब आइए मान रखते हैं 1 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान है 7 का वर्ग, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो यहां से हमें थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 बराबर मिल जाएगा 180 अंश। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 का मान रखेंगे 180, 180 से भाग देंगे 360 में 2 बार जाएगा। अब अगले स्टेप में देखिए 1 बटे 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 का वर्ग है इसलिए 7 का कितनी बार गुणा होगा 2 बार गुणा होगा। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 22 में 11 बार जाएगा, 11 गुणे 7, 11 का जब हम गुणा करेंगे 7 में तो आएगा 77 वर्ग मीटर। तो घोड़ों द्वारा चला गया मैदान का क्षेत्रफल आ गया 77 वर्ग मीटर। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें ज्ञात करना है, यह भी ज्ञात कीजिए कि कितना मैदान का भाग बिना चरे रह जाएगा। अभी हमने क्या निकाला है घोड़ों द्वारा चरा गया मैदान का भाग, तो वो क्या आया है 77 वर्ग मीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है कितना भाग बिना चरे रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे त्रिभुजाकार मैदान के क्षेत्रफल में घोड़ों द्वारा चरा गया भाग क्या करेंगे घटा देंगे। तो सबसे पहले हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, त्रिभुजाकार मैदान अगर हम ABC का क्षेत्रफल निकाल लें तो हम घोड़ों द्वारा मैदान का कितना भाग बिना चरे रह गया उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। त्रिभुजाकार मैदान ABC के क्षेत्रफल माइनस घोड़ों द्वारा चरा गया घास के मैदान का भाग। अब निकालिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे, दिया है AB बराबर 20 मीटर, BC बराबर 34 मीटर और AC बराबर 42 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे। अर्ध परिमाप S बराबर क्या होगा A प्लस B प्लस C अपॉन 2। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल बटे 2। त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हैं 20 प्लस 34 प्लस 42 बटे 2। ऐड करेंगे 4 और 2 कितना आएगा 6 आएगा, 4 3 7 और 2 9 बटे 2। 2 से भाग देंगे कितना आएगा 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16। तो यहां से अर्ध परिमाप हमें मिल गया 48। अब निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम हेरोन्स फार्मूला से निकालेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S क्या है अर्ध परिमाप है, अब आइए मान रखते हैं S का मान क्या है 48, 48 माइनस A क्या है 20 है, 48 माइनस B का मान क्या है 34 है और तीसरा है 48 माइनस C का मान क्या है 42। अब देखिए 48 माइनस 20 करेंगे आएगा 28, 48 माइनस 34 करेंगे आएगा 14, 48 माइनस 42 करेंगे आएगा 6। अब देखिए इसके बाद भी क्या करेंगे 8 गुणे 6 848, 7 चौको 28, 7 दूनी 14 गुणे 6। अब अगले स्टेप में देखिए क्या होगा
अब देखिए यहां पर 8 और 4 गुणे 2 आएगा 8, इसको एक साथ ले लेंगे। 8 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 6। वर्गमूल में क्या होगा, 2 के जोड़े बनेंगे और एक बाहर निकलेगा। तो देखिए यहां पर क्या होगा, 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणा करने पर आएगा 336 वर्ग मीटर। तो यहां से देखिए त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल आ गया 336 वर्ग मीटर। अब हमें निकालना है कि मैदान का कितना भाग बिना चरे रह जाएगा। मैदान का कितना भाग बिना चरे रह जाएगा। मैदान का बिना चरा गया भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल माइनस चरे गए भाग का क्षेत्रफल। त्रिभुजाकार मैदान ABC का क्षेत्रफल माइनस घोड़ों द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल। त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या है, 336 वर्ग मीटर। घोड़ों द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल क्या है, 77 वर्ग मीटर। 336 में 77 घटाएंगे तो 259 वर्ग मीटर हमें प्राप्त होगा। तो यहां से हमें बिना चरे गए मैदान का क्षेत्रफल आ गया 259 वर्ग मीटर। हेलो स्टूडेंट, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है। संगत वृत्तखंडों के क्षेत्रफल निकालिए। संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड दोनों ही वृत्तखंडों के हमें क्षेत्रफल निकालने हैं। हमें पता है वृत्त की जीवा द्वारा वृत्त हमारा 2 भागों में बढ़ता है, छोटा भाग लघु वृत्तखंड और बड़ा भाग दीर्घ वृत्तखंड। वृत्त की त्रिज्या दी गई है, वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। जीवा AB द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण AOB बराबर दिया गया है 90 अंश। अब आइए सबसे पहले हम निकालते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम जानते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। अब आइए मान रखते हैं r स्क्वायर, r का मान क्या है 10, 10 का स्क्वायर, थीटा का मान है 90/360 पाई माइनस 1/2 साइन 90। देखिए यहाँ पर प्रश्न में पाई का मान दिया गया है 3.14। वैसे हम पाई का मान 22/7 रखेंगे, लेकिन प्रश्न में अगर हमें स्पेशली दिया गया है 3.14, तो यहाँ पर पाई का मान हम क्या रखेंगे 3.14। 90 से भाग देंगे 360 में आएगा 1/4 गुणे 3.14 माइनस 1/2 गुणे साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, हम जानते हैं साइन 90 का मान क्या होता है 1। तो यहाँ पर देखिए आएगा 100/3.14/4 माइनस 1/2। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम क्या लेंगे, हम 4 लेंगे। 4 का भाग देंगे 4 में 1 बार जाएगा 3.14। अच्छा 2 से भाग देंगे 4 में 2 बार जाएगा, 2 एकम 2। अब देखिए 3.14 में जब हम 2 माइनस करेंगे तो ये आएगा 1.14। बटे में क्या है 4। 4 से भाग देंगे 100 में तो 25 आएगा। जब हम 25 गुणे 1.14 करेंगे तो ये आएगा 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल गया हमें 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का
क्षेत्रफल। तो हम करेंगे क्या, वृत्त के क्षेत्रफल में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे तो हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला 28.5। पाई का मान देखिए दिया गया है प्रश्न में 3.14, आर स्क्वायर आर का मान है 10 का वर्ग माइनस 28.5, 3.14 गुणे 100 माइनस 28.5, 3.14 गुणे 100 करेंगे 314 माइनस 28.5। 314 में जब हम 28.5 घटाएंगे तो ये आएगा 285.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। Hello class, this is the class for 10th student. The subject is computer. Last term we have understand what is array, what is 1D array and what is 2D array. You understand that is array is the collection of similar data type. Array is the collection of similar data type. So we have two types of arrays, that is that array have only one script known as 1D array and that array that have more than one script known as multi-dimensional arrays. Today we will understand 1D array with the help of example in C programming. Let us understand a program. For making a program in C, firstly we written our header file, that is #include stdio.h. This is a standard input output file and header file, and the next one is #include conio.h. So these two header files that are generally used in all the programs which have created in any programming. तो ये आपका दोनों लाइनें हो गई। ये लाइनें क्या बताती हैं आपको, ये है आपका हेडर फाइल्स और क्या है आपका हेडर फाइल्स के साथ साथ अब आप यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वाइड मेन एक फंक्शन है हमारा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे CLR SCR, ये क्या करेगा, ये जो हमारी आउटपुट वाली स्क्रीन है उसको क्लियर करेगा। इसके बाद फिर हम लोग क्या करें, हम लोग एक एरे ले लें। एरे लेने के लिए हम लोग लिखते हैं रिटर्न टाइप या डेटा टाइप। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं एरे नेम। एरे नेम हमारा है num। उसके बाद हम लोग वेरिएबल्स लेते हैं, वेरिएबल्स ले लिए। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू लेंगे, एक वैल्यू ले ली, ये सारी चीजें ले ली। उसके बाद एक मैसेज कराएंगे printf enter 10 numbers, 10 नंबर एंटर कराने हैं। 10 नंबर एंटर कराने के लिए एक लूप चला लेंगे फॉर i = 0, i > 10, i ++। ये एक हमारा फॉर का लूप हो गया। उसके बाद हम लोग स्कैन कराएंगे तो उसके लिए स्कैनf, इंटीजर वैल्यू है तो %d और m% num का i, ये हम लोग इतना लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग ये क्लोज कर देंगे यहाँ से। उसके बाद लिखेंगे printf। अब जो नंबर सर्च करना है हम लोगों को, नंबर जैसे हमें सर्च करना है वो इन 10 नंबर में है कि नहीं, इसके लिए हम लोग मैसेज करेंगे इंटर द नंबर
टू बी सर्च्ड, इंटर द नंबर टू बी सर्च्ड, कौन सा नंबर हमें सर्च करना है, उसके बाद जो नंबर हमें सर्च करना है उसको स्कैन कराएंगे, %d, वो नंबर जो नंबर हमें सर्च करना है यानी वो वैल्यू वो स्कैन करा ली। उसके बाद एक लूप चलाएंगे, i < 10, i++, ये लूप है हमारा, इसको चलाया। इसको चलाने के बाद यहाँ चेक कराएंगे इफ वैल्यू जो है वो इक्वल हो, नंबर दिए हुए नंबर के इक्वल हो, तो जो पोजीशन होगी वो हो जाएगी हमारी i+1, क्योंकि एरे का जो पहला पोजीशन होती है वो उसका क्या होता है, इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर i0 होता है, तो इसके लिए i+1 करेंगे। इतना लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे आगे चलेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इफ पोजीशन इक्वल टू -1, अगर -1 है तो प्रिंट करें, हमारा क्या प्रिंट करेगा, द एलिमेंट इज नॉट फाउंड, द एलिमेंट इज नॉट फाउंड, और वो वैल्यू प्रिंट कर दें जो वैल्यू हमने ली, ठीक है। एल्स प्रिंट करें द एलिमेंट इज %d। अब क्या प्रिंट करेंगे हम लोग, वैल्यू और पोजीशन, वैल्यू पोजीशन। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे get ch, रिटर्न 0 और क्लोज कर देंगे। तो देखिए ये एक प्रोग्राम है, यहाँ पे हम लोग, ये जो प्रोग्राम है हमारा, ये प्रोग्राम ये है कि हमें एक एरे बनाना है जिसमें हमें 10 नंबर इनपुट कराने हैं और यूजर एक नंबर देगा, अगर उन 10 नंबर से ही वो नंबर मैच करेगा तो वो प्रिंट कराएगा कि एलिमेंट प्रिंट है इन 10 नंबरों में, वरना प्रिंट कराएगा एलिमेंट नहीं है। तो ये हमारा 1D एरे का एग्जांपल है। 1D एरे के एग्जांपल में सबसे पहले जब भी कोई प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी हेडर फाइल लेते हैं। हेडर फाइल है #include stdio.h और #include conio.h, ये दोनों हेडर फाइल्स हैं। उसके बाद हम लोगों ने मेन लिया, मेन फंक्शन ले लिया, मेन फंक्शन ले लिया, क्योंकि जो मेन फंक्शन है हमारा वो हमारा इंटीजर टाइप का है तो वैल्यू रिटर्न करेगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, CR ले लिया जो स्क्रीन को क्लियर करेगा। उसके बाद हमने एक वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और साइज। चूंकि ये वेरिएबल हमारा सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल है, मींस एरे है, तो एरे का जो सिंटैक्स होता है वो होता है रिटर्न टाइप, एरे नेम और एरे साइज। तो इंट क्या है हमारा, रिटर्न टाइप है, एरे नेम हमारा नम है और एरे साइज है हमारा 10। आई एक वेरिएबल है, पोजीशन के लिए पॉज इक्वल टू -1 ले लिया और वो वैल्यू जो हम यूजर को सर्च करनी है इस एरे में वो वैल्यू के अंदर हम लोग स्टोर कराएंगे। उसके बाद सिंपली हम लोग एक मैसेज जो है वो स्क्रीन पर दिखाएंगे या एक मैसेज देंगे, इंटर 10 नंबर्स। अगर हमें 10 नंबर इंटर कराने, अभी तक इंटर 1 नंबर कराना था तो कोई भी हमें लूप चलाने की जरूरत नहीं थी, ना एरे की जरूरत थी, सीधे एक वेरिएबल ले लिया उसमें स्टोर करा सकते थे वैल्यू। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एरे की, तो एरे में क्या होगा, इंडेक्स पोजीशंस होगी। तो हम लोगों ने एक एरे चला लिया 0 से 9 तक का, लेस देन 10 है, लेस देन 10 मतलब 10 से छोटा होगा नहीं, तो इंडेक्स पोजीशन के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए और 9 के लिए। और एक एक जो स्टोर करेगा, एक एक एलिमेंट एरे में स्टोर करता जाएगा। मान लीजिए ये हमारा एक एरे है और इसमें पोजीशंस हैं, ये हमारा A0, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, A5, A6, A7, A8 और A9। अगर ये हमारे एरे में इंडेक्स पोजीशंस हैं तो इसमें क्या हुआ, एक एक एलिमेंट स्टोर होता जाएगा। मान लीजिए हमें एलिमेंट स्टोर कराने, तो ये इस तरह से एरे में स्टोर हो जाएंगे। इस तरह से जब एरे में एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे
तो हमारा अब क्या होगा, एरे में वैल्यू इनपुट हो चुकी है। एरे में वैल्यू जैसे ही इनपुट हो चुकी है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, प्रिंट ऑफ एंटर द नंबर टू बी सर्च्ड, वो नंबर जो हमें सर्च करना है। वो नंबर क्या है ये हमें नहीं पता, और ये यूजर जो देगा जब हमारा ये एरे हो जाएगा, तो वो वैल्यू कोई भी हो सकती है। मान लीजिए वो वैल्यू आपकी यहाँ पे दे दी कोई वैल्यू, वो वैल्यू स्कैन होकर आ जाएगी आपकी इसके अंदर। %d जो होता है वो इंटीजर के लिए यूज किया जाता है, और ये m% जो होता है वो रेफरेंस वेरिएबल होता है, यानी ये वैल्यू को स्कैन कराता है। स्कैन कराई, फिर इसने यहाँ से सर्च करना शुरू किया i बराबर 0 से i लेस देन 10 तक, यानी वो सारे एलिमेंट को एक एक करके चेक कराता जाएगा। और जैसे ही चेक कराता जाएगा, यानी वैल्यू में मान लीजिए वैल्यू पड़ी है 8, तो पहले चेक कराएगा 1 को 8 से, फिर 2 को 8 से, फिर 3 को 8 से, फिर 4 को 8 से। तो इस तरह से चेक कराएगा वो। जब 8 इक्वल टू 8 हो जाएगी तो पोजीशन क्या हो जाएगी, i+1, यानी 0 जो था, यानी 0+1, यानी कौन सी पोजीशन हो जाएगी, जो पोजीशन है आपकी, जैसे 8वीं पोजीशन है तो प्रिंट क्या कराएगा 9, यानी 9 प्रिंट कराएगा और ब्रेक हो जाएगा। इस तरह से वो क्या करेगा, इस तरह से वो एलिमेंट को सर्च कर लेगा कि यानी वो एलिमेंट इस एरे में है। यानी अगर इसमें 10 होता तो पहले 1 को चेक कराता, 1 10 के बराबर है, नहीं है, फिर 2 10 के बराबर है, नहीं है, यानी इसमें मान लीजिए 10, यूजर ने वैल्यू ली 10, तो अगर यूजर ने वैल्यू ली 10 तो वो चेक कराएगा। पहले एक जो है 1 इक्वल टू 10 कंडीशन नहीं ट्रू है, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ाया, चूंकि ये फॉर का लूप है, i बराबर 0 से लेस देन 10 i++ यानी इंक्रीमेंट बाय 1। तो पहली बार में ये जो लूप चला वो i यानी जो 1 है, पहले में a0 में 1 स्टोर है, 1 को चेक कराया 10 से, 1 10 के बराबर है नहीं, फिर गया, फिर वैल्यू बढ़ के i की 1 हो गई, और 1 में क्या स्टोर है 2 को चेक कराया, 2 भी 10 नहीं है, कंडीशन नहीं अभी ट्रू हुई, फिर आगे गया, फिर वैल्यू बढ़ा दी उसने, फिर वैल्यू बढ़ाई तो फिर उसने एरे के 2 पे क्या है, एरे के 2 पे 3 है, 3 को चेक कराया 10 से, तो भी नहीं है, फिर क्या किया, फिर आगे बढ़ा, फिर चेक कराया एरे का 3 चेक कराया तो 4 भी 10 के इक्वल नहीं है। इसी तरह से वो चेक कराता गया, फिर 5 भी 10 के इक्वल नहीं है, 6 भी 10 के इक्वल नहीं है, 7 भी 10 के इक्वल नहीं है, 8 भी 10 के इक्वल नहीं है, 9 भी 10 के इक्वल नहीं है। लेकिन जैसे आएगा 10 इक्वल 10 यानी कंडीशन ट्रू हो गई, और यहाँ पे भी अब नहीं चलेगा उसके बाद, चूंकि लेस देन 10 है, यानी 9 तक, 0 से 9 तक ही चलेगा। और 0 से 9 तक में क्या है, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। तो इस तरह से चेक कराएगा, 10 मिल जाएगा उसको, 10 मिल जाएगा तो वो कहाँ आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, बता देगा कि मिल गया, और मिल गया तो वो उसको प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो वो क्या करेगा कि आपको नहीं मिला तो वो लिख देगा कि नहीं मिल पाया है, और नहीं मिल पाया तो बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। और जब पूरा प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा, तो आपका आउटपुट मिल जाएगा कि एलिमेंट इसमें सर्च हो गया कि नहीं हो गया। तो ये हमारा एक 1D एरे का एग्जांपल था, जिसमें हमारा एक एरे लिया गया है, जिसमें 10 एलिमेंट लिए गए हैं, और वो 10 एलिमेंट जो हैं वो एरे में हम लोगों ने सबसे पहले स्टोर कराया। स्टोर कराने के बाद एक वैल्यू ली, वैल्यू लेने के बाद उस वैल्यू को हम लोगों ने कंपेयर कराया, एक एक वैल्यू कंपेयर कराते गए। कंपेयर कराने के बाद जैसे ही वैल्यू कंपेयर हो गई, यानी उस एरे में एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर आपका वो वैल्यू कंपेयर नहीं हुई तो वो एलिमेंट एरे में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम जो है वो 1D एरे से रिलेटेड है, और 1D एरे से रिलेटेड है तो इस तरह से ये प्रोग्राम पूरा रन करेगा, पूरा वर्क करेगा, और ये 1D एरे का एक एग्जांपल भी हो जाएगा आपका। और अगर कोई प्रोग्राम आपका आ जाए कि कोई भी एक एरे है, उसमें किसी भी नंबर को आपको सर्च करना है, तो आप लोग यहाँ पर एरे का साइज आपका डिफर होता जाएगा। जैसे 20 नंबर में सर्च करना है तो हाँ आप 20 तक का लूप चलाएंगे, जैसे 30 नंबर में सर्च करना है तो 30 तक का लूप चलाएंगे। इस तरह से कोई भी आप किसी भी एरे में कोई भी एलिमेंट सर्च करने के लिए आप
ये प्रोग्राम का यूज कर सकते हैं। ये एक आपको एग्जांपल ले लिया गया है कि किस तरह से आप किसी भी एरे में एलिमेंट को देख सकते हैं कि वो एलिमेंट एरे में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो आज के लिए आपका इतना ही रखते हैं। इसको पूरे टॉपिक को आपको क्लियर कर दिया गया है। ये टॉपिक है आपका, और इसमें ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया हो कि 1D एरे क्या होता है और किस तरह से एरे को हम लोग इनपुट कराते हैं फॉर लूप की सहायता से, किस तरह से उससे वैल्यू जो है कंपेयर कराते हैं और किस तरह से हम लोग यहाँ पर अपना आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, यानी जो नंबर गिवन है वो सच हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट डे हम आपको 2D एरे पहले बताएंगे कि 2D एरे क्या होता है और 2D एरे में किस तरह से हम लोग एलिमेंट स्टोर कराते हैं, यानी टेबल के फॉर्म में कैसे एलिमेंट स्टोर कराए जाते हैं और उसका आगे प्रोग्राम कैसे हम लोग बनाएंगे। तो ये आपको नेक्स्ट टर्न पे समझाया जाएगा। आज की क्लास के लिए आपका ये हो गया। थैंक यू क्लास। Myself Jyoti Mishra, and now I continue my previous chapter civics लोकतंत्र और विविधता। लोकतंत्र विविधता का जो हम कल वीडियो देखा होगा आपने, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने आपको पढ़ाया था मैक्सिको ओलंपिक की कहानी बताई थी, जिसमें मैंने टॉमी स्मिथ और जॉन कॉर्बस के बारे में बताया था कि वो कैसे एक एफ्रो अमेरिकन थे और पीटर नॉर्मन जो कि एक ऑस्ट्रेलियन था, उसने उनको किस तरह से सपोर्ट किया था, जो कि रंगभेद नीति के खिलाफ था। इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है सामाजिक विविधता। हमने कल ही बताया था कि सामाजिक विविधता, सामाजिक अंतर और सामाजिक विभाजन, इन तीन चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। और इन तीनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब सामाजिक विविधता क्या होती है? सामाजिक विविधता के दो कारक होते हैं, मतलब दो कारक होते हैं जिनके द्वारा हमें समाज में विविधता देखने को मिलती है। सबसे पहला कारण होता है जन्म से। कुछ चीजों में ऐसा होता है कि हम किसी भी सामाजिक समूह से जुड़ जाते हैं जिसमें हमारी इच्छा या पसंद नहीं होती है, वो हमें जन्म से ही हम उसमें जुड़ जाते हैं। जैसे कि जिस समुदाय में हमारा जन्म हुआ, मान लीजिए अगर हम एक हिंदू फैमिली में जन्म लेते हैं, तो अब हमें इसके लिए हमारी पसंद पर डिपेंड नहीं करता है कि नहीं हमें तो मुस्लिम होना है, क्योंकि हमने एक हिंदू परिवार में जन्म लिया, तो जन्म के साथ ही हम उस समुदाय के सदस्य हो जाते हैं और वो समुदाय हमारा हो जाता है। तो एक सामूहिक समुदाय से हम मिल जाते हैं। दूसरा प्रकार की वर्ण क्षमता है। जब हम एक समुदाय से बिलोंग करते हैं या हम जन्म से जुड़े होते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसमें समानता और असमानताएं आती हैं। हो सकता है हमारी कद है, काठी है, हमारा वर्ण है, वो हमारे पेरेंट्स से एक्चुअली मैच करता हुआ होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी के फादर है, उनके अंदर कोई एक बौद्धिक क्षमता है, तो वो उनके बच्चे में भी देखने को मिलती है, या फिर कोई डिसेबिलिटी है तो वो भी दिखाई देती है। तो अब कुछ चीजों में ऐसा होता है कि वो हम नहीं चाहते, हमारी पसंद उस पर डिपेंड नहीं करती है, बट वो हम उससे जुड़ जाते हैं क्योंकि वो हमारे जन्म पर आधारित होती है। और सम साक्षरता नहीं होती है, इससे मतलब कि हमारी कोई इच्छा नहीं होती और कोई इसके साक्षर नहीं। अब दूसरी चीज जो है जो सामाजिक विविधता लाती है समाज में, वो होती है पसंद। पसंद में क्या होता है कि हम, जैसे मान लीजिए अगर हमारा जन्म हिंदू परिवार में होता है या हिंदू धर्म हम मानते हैं, लेकिन अगर हम चाहें, ठीक है, तो हम अपने धर्म को परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये तब हमारा सामाजिक विविधता जो होती है वो यहाँ पर बदल जाती है कि हम अपना धर्म बदल सकते हैं। या जरूरी नहीं है कि जितने भी हिंदू होते हैं वो सारे संस्कृत ही पढ़ते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, तो विषय चेंज हो जाते हैं। पेशा सारे हिंदू पहले के जमाने में होता था, जो ब्राह्मण होते थे, हिंदू होते थे, वो लोग क्या करते थे, पूजा पाठ और पुरोहितों का कार्य करते थे। पर आज ऐसा नहीं। या आज एक अगर नाई है तो क्या उसका बेटा भी नाई होता है? ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, ये सामाजिक विविधता आ रही है, क्योंकि जो पसंद पर आधारित हो गई तो उसमें पेशे भी अलग अलग हो जाते हैं। जो भी जो चाहे उस पेशे को चुन सकता है। और उसके बाद है विचार। लोगों के विचार भी बदल जाते हैं उनकी पसंद और नापसंद के हिसाब से। जैसे कि कोई नास्तिक होता है तो कोई आस्तिक होता है, कोई जो है वो वुमेन्स जो होती है या महिलाएं होती हैं उनके शक्तियों के खिलाफ होता है, कोई उनकी शक्तियाँ देने के उसमें पक्ष में होता है कि नहीं उनको अधिक शक्तियाँ मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से विचारों में भी परिवर्तन हो जाता है। तो जो सामाजिक विविधता होती है वो तो जन्म पर भी आधारित होती है और पसंद पर भी आधारित होती है। तो अब हम एक चीज और भी यहाँ पर कह सकते हैं कि विभिन्न सामाजिक समूह के लोग किसी भी विचार पर एक मत। अब ये जरूरी नहीं है कि मान लीजिए हिंदू धर्म के लोग हैं और मुस्लिम धर्म के लोग हैं, ठीक है, तो उनके अपना धर्म है, मुस्लिम्स का अपना धर्म है,
उनके अपने अपने धर्म के रीति रिवाज, परंपराएं, कायदे कानून सब उनके हैं, बट ठीक है, उसमें वो विभिन्न है, अलग है, उनमें विभाजन है, उनमें अंतर है। बट हो सकता है कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों को लेकर, बात समझना, हो सकता है भारतीय नागरिक के अधिकारों को लेकर उन दोनों के विचार, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो सकता है उनके विचार एक हो, ऐसा भी संभव है, क्योंकि यहाँ पर धर्म और विचार दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अलग अलग सामाजिक समूह के लोग किसी एक विचार पर एक मत भी हो सकते हैं, यहाँ पर ये क्लियर कर रहे हैं। इसका उदाहरण भी अभी हम आपको बताएंगे। मैं बताती चलूं, जैसे कि हम लोगों ने कल मैक्सिको की कहानी पढ़ी थी, तो उसमें दोनों अफ्रीकन और अमेरिकन अलग अलग सामाजिक समूह को बिलोंग करते थे, बट उसके बावजूद भी रंग भेद नीति को लेकर दोनों के विचार एक जैसे। तो यहाँ पर ये भी समझने की जरूरत है। अब आ जाओ सामाजिक अंतर क्या होता है। अब जो हमें समाज में अंतर देखने को मिलता है वो भाषा, मैं कल भी बताया था मैंने, वर्ण, जाति, धर्म, क्षेत्र और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनके आधार पर हमारा समाज में अंतर हमें दिखाई देता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे बेल्जियम, आपने फर्स्ट चैप्टर में बेल्जियम के बारे में पढ़ा था, तो बेल्जियम में देखिए आपने देखा था वहां पर जो भी समाज में अंतर दिखाई दे रहा था वो किस आधार पर दिखाई दे रहा था, भाषा के आधार पर, क्योंकि वहां पे 60% लोग जो थे वो डच बोलते थे और 40% लोग जो थे वो फ्रेंच बोलते थे। ऐसे ही आपने श्रीलंका का भी पढ़ा था, उसमें भी धर्म के और उसमें सामाजिक और धार्मिक आधार पर अंतर था। क्यों? क्योंकि सिंगली थे और तमिल्स थे। ठीक है, याद है आप लोगों को? ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो वो सिंगली और तमिल में पढ़ा था, और उसके बाद तमिल्स फिर बटे थे, श्रीलंकाई तमिल और हिंदू तमिल। इस तरीके से तो ये हमारा आधार, ये सामाजिक अंतर हमारा हो गया, जो इन आधारों पर हमें डिपेंड करता है। इसके बाद आता है सामाजिक विभाजन। सामाजिक विभाजन क्या होता है? जब सामाजिक अंतर, जैसे यहाँ पर डच बोलते हैं, यहाँ पे फ्रेंच बोलते हैं, क्लियर है? अब इसमें सामाजिक विभाजन कब होगा? जब ये अंतर जो है सामाजिक अंतर, एक से ज्यादा दो सामाजिक अंतर इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो सामाजिक विभाजन का रूप धारण कर लेते हैं। अब कैसे कर लेते हैं? जैसे हमने आपको कल बताया था मैक्सिको ओलंपिक की कहानी में कि वो श्वेत और अश्वेत थे। ठीक है, श्वेत और अश्वेत, तो ये दो भागों में वहां का जो समाज था उसमें अंतर था श्वेत अश्वेत। तो ये किस आधार पे था? ये वर्ण के आधार पर था, क्योंकि ये गोरे थे और ये काले थे, जो हमारा ये सामाजिक अंतर है। अब हमने आपको बताया कि जब सामाजिक अंतर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं। अब वो इकट्ठे कैसे होते हैं, उसके बाद से विभाजन देखना है। जैसे श्वेत तो थे, उनके पास भूमि नहीं थी, तो वो क्या थे? भूमिहीन थे, पहली चीज। दूसरी चीज, वो संख्या में कम थे, मतलब माइनॉरिटी थी उनकी वहां पर। अश्वेत थे, सॉरी, यहाँ पर अश्वेत कर लीजिए और यहाँ पर श्वेत होगा। ठीक है, अश्वेत मतलब ब्लैक और श्वेत मतलब व्हाइट। तो जो अश्वेत थे उनके साथ में रंग भेद हो रहा था, तो उनके पास भूमि नहीं थी, वो भूमि से हीन थे और संख्या में भी कम थे, उनकी संख्या कम थी। और तीसरा क्या था? वो गरीब बहुत थे। तो अब एक सामाजिक अंतर जो वर्ण के आधार पर था, उसमें और अंतर जब जुड़ते जाते हैं तो वो सामाजिक विभाजन का कारण बन जाते हैं। अब ये भूमिहीन थे, इनके पास भूमि बहुत ज्यादा थी, ये संख्या में ज्यादा थे, संख्या इनकी ज्यादा थी, और गरीब नहीं थे और ये अमीर थे। ठीक है, तो ये सामाजिक विभाजन हो गया। तो अब आपको सामाजिक अंतर और सामाजिक विभाजन के बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सामाजिक अंतर और विभाजन से हमारी दो चीजें और क्लियर होती है, ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग। ओवरलैपिंग क्या होता है? ये जब एक ओवरलैपिंग का मतलब होता है सामाजिक अंतर के बाद उसमें और ज्यादा विभाजन जुड़ते जाते हैं, जो कि हमने श्वेत और अश्वेत के बीच में देखा। तो ये जो हमारा सामाजिक अंतर है, सोशल डिफरेंस है, वो हमारा ओवरलैपिंग कहलाता है। ठीक है, और क्रॉस कटिंग क्या होता है? क्रॉस कटिंग होता है जब सिर्फ एक ही अंतर होता है दो भागों में बटा हुआ। कि जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं, एक और नया एग्जाम्पल है उत्तरी आयरलैंड का। उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड में क्या था? आयरलैंड, वहां पे जो थे वो पूरे सब ईसाई समूह ही थे, बट जो ईसाई समूह था वहां का वो दो पार्ट में बटा हुआ था। फिर से बताती हूँ मैं, उत्तरी आयरलैंड में जो समूह था वो दो भागों में बटा था। एक तो थे कैथोलिक
प्रोटेस्टेंट। ठीक है, तो ये दो भागों में बटा था। ये 53% लोग थे वहां पर और ये 44% थे। ठीक है, तो ये दो भागों में बटा, ये हमारी क्रॉस कटिंग हुई कि मतलब एक अंतर दिखाई दे रहा है, एक विभाजन दिखाई दे रहा है कि कुछ कैथोलिक धर्म को मानते थे और कुछ प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते थे। ये हो गया क्रॉस कटिंग। ओवरलैपिंग जो मैंने आपको पहले बताया, जब एक अंतर के साथ में और अंतर जुड़ते चले जाते हैं तो वो सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं। तो आज हमने आपको सामाजिक विविधता, सामाजिक अंतर और सामाजिक विभाजन उदाहरणों के साथ में क्लियर करे हैं। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के चैप्टर्स में भी हमें इन सब की हेल्प बराबर, हम इनके एग्जाम्पल, जैसे आज हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसमें हम फर्स्ट चैप्टर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसे जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ाएंगे तो हमें इन सब चैप्टर्स के एग्जाम्पल्स को हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे आगे बहुत काम आने वाले हैं। दैट्स ऑल फॉर